जंतर मंतर पे इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सोनम वांगचुक इतने दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वो प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं? क्योंकि पेपर लीक्स की अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, राइट? कि पेपर लीक्स जो हो रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लेंगे या ओवरऑल गवर्नमेंट लेगी? तो द थिंग इज, जो रेजिग्नेशन की डिमांड जो रखी जा रही है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ले, कभी सोचा है कि रिजाइन करना क्या एक लॉ है बाय मिनिस्टर? जब उनके मिनिस्ट्री के अंदर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई ऐसे फेलियर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स होते हैं, तो मिनिस्टर्स से जो हम रेजिग्नेशन मांगते हैं, क्या ये हमारा हक है? क्या वो एक लॉ है या फिर सिर्फ एक कन्वेंशन है? तो बेसिकली हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू LEAC, लीगल एज आफ्टर कॉलेज। और मैं हूं काकोली और आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ मिनिस्टर्स की रेजिग्नेशन एंड ऑफ कोर्स मिनिस्टेरियल अकाउंटेबिलिटी की भी हम बात करेंगे, गिवन जो इंडिया में अभी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये कोई पहली बार नहीं है कि मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगी जा रही है। इनफैक्ट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने रिजाइन किया था जब जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी उस ट्रेन एक्सीडेंट में। तब उन्होंने कहा था कि यहाँ जिम्मेदारी मेरी मिनिस्ट्री की, क्योंकि तब वो रेलवे मिनिस्टर थे। तो उन्होंने खुद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, ठीक है, मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी लेते हुए खुद रिजाइन किया था। फिर इसके बाद आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी, जब LIC का मुंद्रा स्कैम हुआ था उस समय भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, TT कृष्णमाचारी थे। तो चावला रिपोर्ट के बाद, उस चावला रिपोर्ट आई थी जिसके बाद उन्हें समझ में आया था कि यहाँ पे फेलियर हुआ है, तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ही ऑल्सो रिजाइंड। नॉट जस्ट दिस, बैंगलोर में जो एयर बस क्रैश हुआ था उसमें भी हमने देखा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी रिजाइन किया था, स्किंदिया जी ने। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें मिनिस्टर्स ने भी खुद अकाउंटेबिलिटी लेके रेजिग्नेशन दिए हैं। तो वो रेजिग्नेशन उनसे मांगे गए थे या वो लॉ ही है कि आपके मिनिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा होता है तो आपको रिजाइन करना ही है? तो वही हम समझेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इन इंडिया, ये हम आज पढ़ने वाले। फाइन, तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को, एंड तक देखना। ठीक है, तो एक्सीडेंट्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स होता है तो रेजिग्नेशन पे लॉ क्या है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, शुड अ मिनिस्टर रिजाइन आफ्टर अ मेजर फेलियर? उनके मिनिस्ट्री के अंदर में अगर हो रहा है, जैसे यहाँ पे पेपर लीक का केस चल रहा है, तो एजुकेशन मिनिस्टर को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, राइट? तो क्या उन्हें रिजाइन करना चाहिए? ऐसे ही क्या लॉ है? तो अगर ट्रेन एक्सीडेंट होता है, एविएशन डिजास्टर होता है, स्कैम होता है, सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? तो द मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, ऐसा हम डिमांड करते हैं, राइट? तो बट दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, ये हमें याद रखना है। और ये एक मैटर ऑफ पॉलिटिकल एंड मॉरल अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं, ये हम समझेंगे। तो इफ इट्स अ मॉरल अकाउंटेबिलिटी, देन फिर ये स्कैंडल्स तो होते रहेंगे, यही आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो समझते हैं ये भी। तो देखो, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? डज द कॉन्स्टिट्यूशन मेक रेजिग्नेशन मैंडेटरी? तो इसका आंसर है नो। मतलब रिजाइन करना, रेजिग्नेशन देना कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू रिजाइन जब ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, फेलियर्स या एक्सीडेंट्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन दैट रिक्वायर्स अ मिनिस्टर टू रिजाइन आफ्टर एन एक्सीडेंट, पॉलिसी फेलियर और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स। ये तो लॉ हमने समझ लिया यहाँ पे कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल और स्टैट्यूट जो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दे, ठीक है, या रिमूव्स अ मिनिस्टर बिकॉज एक इंसिडेंट हुआ है उनके मिनिस्ट्री के देखरेख में भी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है फिर? तो क्या हो सकता है? तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है हमारा, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है यूनियन के। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो पार्लियामेंट में, तो उन लोग एक साथ में, ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक चीज के लिए, ऐसा माना जाता है। कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या पर्टिकुलर मिनिस्टर को ही रिजाइन करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, ये इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, जो लोकसभा होता है, और ये हमारा ये आर्टिकल बोल रहा है। तो यहाँ पे दिस मीन्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल यूनियन मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल मिला के जो बन रहे, फंक्शन एज वन कलेक्टिव बॉडी
सो दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ना कि कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर, ठीक है। तो इसके आगे और समझते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन अगेन अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को सुन रहे हो, इस चैनल तक आए हो, तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एलएलएम की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो फिर हम ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें ये सारे पीजी के एग्जाम्स पे हम आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 10% का ऑफ भी दिया जा रहा है अगर आप ये वाला कोड यूज करो तो। एंड अगर कोई क्वेरी हो, ठीक है, टॉप रैंकर्स के वेबसाइट पे जाके तो आप बिल्कुल सर्च कर सकते हो ये सारे कोर्सेज पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस आईवीआर नंबर पे फाइल करके, ठीक है, आईवीआर नंबर पे कॉल करके आप डेफिनेटली सारे क्वेरीज अपने सॉर्ट आउट करवा सकते हो, ठीक है। सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो द सेम प्रिंसिपल इन स्टेट्स की बात करते हैं कि आर्टिकल 164 क्लॉज 2, तो हमने 75 समझ लिया क्लॉज 3, अब 164 क्लॉज 2 क्या बोलता है? ये सिंपली बोल रहा है कि क्या बोल रहा है हमें कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। दोनों सेम ही बात करते हैं, वो बस पार्लियामेंट की बात कर रहा है, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर रहा है स्टेट्स में, विधानसभा एंड ऑल, ठीक है। सो जस्ट एट द यूनियन लेवल स्टेट मिनिस्टर्स ऑल्सो फंक्शन एज अ सिंगल टीम एंड रिमेन कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर। तो सेम ही है, बस स्टेट और सेंटर का डिफरेंस है दोनों आर्टिकल्स में। सो व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ा सवाल है। तो देखो, वन गवर्नमेंट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस मोटो पे ये लाया गया है, ठीक है। तो जो भी जितने भी अलग अलग पार्टीज के लोग हैं भाई, गवर्नमेंट तो जो फॉर्म किया है वो कलेक्टिवली ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आपके ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे आपका रेलवे मिनिस्टर हो, ठीक है, चाहे एविएशन मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, एवरीथिंग फाइन। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट एज अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट, ठीक है। सो इफ द गवर्नमेंट टेक्स अ डिसीजन एवरी मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू पब्लिकली सपोर्ट इट, ये बेसिकली ये आर्टिकल बोल रहा है। सो व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स, responsibility belongs to the government as a whole, not merely to one individual minister। तो बेसिकली हमें इससे ये समझ में आया है कि अभी तक जो मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है फेलियर्स के कारण, वो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टेरियल अकाउंटेबिलिटी थी, ठीक है। वो एग्जाम्पल आज तक हम देते हैं, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उनकी गलती नहीं थी कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बट ही एडमिटेड कि हाँ मिनिस्ट्री के अंदर हुआ है, सो ही रिजाइंड ऑफ कोर्स। तो लेकिन वो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई। तो ये जो पर्टिकुलर रेजिग्नेशन वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इससे हमें बस ये समझ में आता है कि ये एक कन्वेंशन है, लॉ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये दो आर्टिकल्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि पूरे गवर्नमेंट को आप बोलो एक साथ ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। किसी भी मिनिस्टर का पर्सनली रिजाइन करना वुड बी अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मिनिस्टेरियल अकाउंटेबिलिटी खुद की। सो इट्स नॉट अ लॉ, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, ठीक है। अब हाउ डज दिस लीड टू मिनिस्टेरियल अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो मिनिस्टेरियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है इंडिविजुअल मिनिस्टर जब अकाउंटेबिलिटी ले ले जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं है, यहीं पे आके अटकती है चीजें, ठीक है। अब मिनिस्टेरियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है ये, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी आर्टिकल 75 और 164 क्लॉज 2 जो बोल रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जो लेते हैं उन पे ये कॉन्सेप्ट जरूर लागू होता है, अदरवाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद रखने फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब दिस इज नोन एज मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी वेयर अ मिनिस्टर एक्नॉलेजेस दैट द डिपार्टमेंट अल्टीमेटली फंक्शंस अंडर हिज और हर लीडरशिप, तब वो अकाउंटेबिलिटी लेके तो रिजाइन कर रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी है, फाइन। अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो या रेजिग्नेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, ये लॉ नहीं होता, तो ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां मिनिस्टर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी खुद उठाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आपको ये दो आर्टिकल्स याद रखने हैं, और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिग्नेशन का स्टेटस क्या है इंडिया में, जिनकी हम डिमांड कर रहे हैं। तो किसी भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन देना वुड बी एन इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, जो उनके मिनिस्टरियल अकाउंटेबिलिटी में काउंट होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा नहीं है। अदरवाइज गवर्नमेंट को हम हमेशा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो,
ठीक है? अगर ऐसे और भी कोई क्वेरीज हो आपकी तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताना, आई डेफिनेटली आंसर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग।